एक संस्था का भी नाम आइडेंटिफाई हुआ है मुझे, वो जानबूझकर सबको फ़ोन करके ऐसा दुष्प्रचार या पॉलिटिकली शायद कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। चलता है राजनीति में। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा मिशन है, इमोशनली मैं जुड़ा हूँ, ये लॉस होता रहेगा तो भी आप चलाइए। तो कहीं ना कहीं ये गलत प्रचार है और मेरा तो इसके साथ कोई संबंध भी नहीं है। और ये दूसरी बात, ये करने वाले लोग हैं, एक ग्रुप है, वो टारगेटेड होकर जानबूझकर पॉलिटिकली मुझे टीका टिप्पणी करने के लिए लिख रहा है। 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, और जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल, डीजल और गैस, उसके प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कारण कितने लोगों की जान जा रही है। मैं इलेक्ट्रिक का प्रचार करता हूँ, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार करता हूँ क्या? मैं हाइड्रोजन की गाड़ी पे घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो क्या मैं हाइड्रोजन गाड़ी तैयार करता हूँ क्या? मैं फ्लेक्स इंजन की गाड़ी का प्रचार करता हूँ, तो क्या मैं वो गाड़ी तैयार करता हूँ क्या? मैंने अभी CNG के ऊपर चलने वाली मोटरसाइकिल बजाज की लॉन्च की, तो क्या मैं बजाज का पार्टनर हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिक पर इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन सबको इनकरेज करता हूँ, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल को इनकरेज करता हूँ। Thank you. Hello and welcome to the Hindu Mind. It's a platform where newsmakers don't hesitate to speak their mind. And today we have someone who's known to do precisely that. He's one politician who's never shy of speaking out what he feels, what he actually feels, instead of giving politically correct answers. Welcome to Shri Nitin Jairam Gadkari. Sir, thank you very much for joining us. Mr. Gadkari really doesn't need an introduction, but it's always good to do a quick recap of his long and illustrious political career and administrative experience. One of the senior-most ministers at the center now, Mr. Gadkari began as a student activist with the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and went on to become a member of Maharashtra Legislative Council and served multiple terms there since 1989. He also served as Maharashtra's Minister for Public Works Department from 1995 to 1999. And after that, he headed the Maharashtra unit of the BJP and went on to become BJP's national president between 2009 and 2013. So he's had a really long and illustrious career. And now he's, as I said, he's one of the most senior-most ministers at the center in the Narendra Modi government. Yes. And he's also most sought-after leader among parliamentarians because all MPs gather around him because they want a national highway passing through their constituency, and ideally without a toll tax. So that brings me to my first question. The increasing toll taxes on our national highways is a concern for a lot of road users, and perhaps keeping that in mind, last month you launched or announced the launch of an annual pass for FASTags where you can spend 3,000 rupees and in a year you can cross 200 toll booths. बट सर, आपको लगता है कि ये एक एडिक्वेट तरीके से लोगों के जो सवाल हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करता है ये स्कीम? देखिए, नेशनल हाईवे पर 80% जो ट्रैफिक होता है वो 4 व्हीलर्स का होता है, और 4 व्हीलर्स में कमर्शियल 4 व्हीलर और नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर। तो जो विशेष रूप से जो कर्जा लेके गाड़ी लेते हैं या जो जिनकी गाड़ी है उनके लिए अफोर्डेबल करने के लिए हमने, अच्छा उनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट भी नहीं है, तो हमने जो नई पॉलिसी बनाई है कि साल भर के लिए 3,000 रुपये वो 200 टोल पर क्रॉस कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम से है और वो अपने इससे ही चार्ज कर पाएंगे, और उसमें 15 रुपये टोल पे आता है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं के बराबर है। तो ये स्वाभाविक रूप से जो कॉमन पर्सन्स हैं, जो जिनके लिए थोड़ा सा टोल अफोर्डेबल नहीं था, उनको हमने जो सहूलियत दी है, और ये जो टोल का चार्ज वो नहीं के बराबर है। जहाँ 200 रुपये टोल, 250 रुपये टोल था, वहाँ 15 रुपये आ गया। और दूसरी बात एक सच है कि आप देखिए, मैंने जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो लोग बोलते थे, टोल देने पर नाराज़ी व्यक्त करते थे। जब पहला ये प्रोजेक्ट था हाईवे का,
एक्सिस कंट्रोल हाईवे, तो पूना से मुंबई आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। तो 7 घंटे का टाइम बचना ये जितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही डीजल और पेट्रोल जो इंजन 9 घंटे चलेगा और 2 घंटे चलेगा, उसमें भी बचत होती है। तो ये बचत जो होती है, इसके कारण स्वाभाविक रूप से उसका फ़ायदा ही है, और पोल्यूशन भी समाज के लिए, देश के लिए कम होता है। जितना हम गियर बदल कर धुआं निकालेंगे उतना और पोल्यूशन होता है, और इसलिए समाज के हित में है, देश के हित में है। दूसरा, हम लोग बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करते हैं, हमारा 85% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। तो हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, तो वो भी बच जाता है और पोल्यूशन भी कम होता है। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात ज़रूर है कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। आपने यहाँ कार्यक्रम किया तो नेचुरली यहाँ कॉफ़ी का रेट और हम लोग चौराहे पर खड़े रहेंगे, वहाँ चाय का रेट अंतर होगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस देते, हम बैंक से कर्जा ले रहे हैं, हम बॉन्ड्स में पैसे ले रहे हैं और उसमें से लोगों को रिटर्न्स दे रहे हैं, तो ये सब आखिर उनके भी पैसे हमको वापस करनी है। और ओवरऑल विन विन सिचुएशन में ये आम पब्लिक के फ़ायदे का है, और इसलिए अभी इस पॉलिसी से लोगों में काफ़ी समाधान है, और मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत तकरार थी वो निकल गई है। So, sir, you mentioned the Mumbai-Pune expressway, and I mean that is how you also came to be known as the expressway man of India. And therefore, there's another Mumbai expressway, Delhi-Mumbai expressway, that everyone's waiting for, and I hear that it's about to be launched very soon. When is it likely to be opened? And do you think this is the way the future India moves ahead? देखिए, ये दिल्ली से मुंबई हाईवे जो है, ये टोटल 1 लाख करोड़ रुपए हमने इस पर इन्वेस्ट किया है। 85% काम पूरा हुआ है। अभी बड़ौदा से आगे जो गुजरात की बॉर्डर से महाराष्ट्र में जो है, वो काम भी काफ़ी जगह हुआ है। कुछ जगह पर काम में फॉरेस्ट के कारण, लैंड एक्विजिशन के कारण कुछ अड़चनें आई, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, टारगेट तो दिया था इस साल दिसंबर तक पूरा करेंगे, और वो संभावना नहीं लगती, पर दिसंबर के बाद 5-6 महीने तक हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे देश की इकोनॉमी में है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है। अब हम ये जो हाईवे बना रहे हैं, इसमें IIM कानपुर और IIM चेन्नई और IIT बेंगलोर, इन्होंने एक अध्ययन किया है, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास, और उसमें उन्होंने कहा है कि 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है रोड के कारण, क्योंकि समय बच गया, फ्यूल बच गया। अब ये 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से अगर 10 पे आएगी, तो मैं जिस प्रकार से भी हमारे हाईवे दिल्ली देहरादून, दिल्ली कटरा, ये सब पूरे हो रहे हैं पूरे देश में, चेन्नई से बेंगलोर, तो मैं आपको बताता हूँ अभी जितने हुए उससे दुगने हो रहे हैं। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट मेरे हिसाब से सिंगल डिजिट में लाने का जो हमारा संकल्प था, वो इस साल दिसंबर एंड के बाद रोड पर जो हमारा ट्रैफिक जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में 9% पर आएगी। अब 9% यानी 7% का सेविंग है। तो इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट में, पोर्ट कनेक्टिविटी में ये जो हमारा सेविंग है, इससे हम मोर कॉम्पिटेंट बनेंगे। और दूसरी बात इसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस की प्रगति होगी, नए रोजगार का निर्माण होगा, और देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो ये रोड का वो भी फ़ायदा काफ़ी बड़े पैमाने। सर, क्योंकि आपने अभी कहा कि one has to pay if they expect quality. So there was this recent news item from Kerala where one man stood in front of a toll booth for 10 hours. He refused to pay the toll because he felt that जो सड़क की क्वालिटी थी उसके हिसाब से उसे टोल नहीं देना चाहिए। 10 घंटे बाद फिर टोल वालों ने वो टोल हटा दिया और उनको जाने दिया। एक यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्ट था। We had also asked questions on our social media handles from users, and many of them, for example, one Mr. Suresh, he pointed out that what about accountability
अभी मॉनसून सीज़न है, बहुत सारे विजुअल्स अभी हमें दिखते हैं कि अभी आपने सड़क, मतलब आप नहीं, किसी मंत्री ने, किसी अथॉरिटी ने इनॉग्रेट किया, 10 दिन में वो सड़क बह गया। महाराष्ट्र से कुछ एग्जांपल्स हैं। सो what about that? Who's accountable for poor quality? How do you ensure that, you know, such things do not happen? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मैं NHAI का मंत्री हूँ, नेशनल हाईवे का। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि दिल्ली में गड्ढा दिखने के बाद लोग मुझे सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं। अभी हमारे यहाँ विलेज रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है और स्टेट हाईवे है। ये स्टेट गवर्नमेंट के रोड है। अभी दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड है, DDA के रोड है और दिल्ली सरकार के रोड है, और फिर NHAI बाहर है। तो नेचुरली मैं NHAI के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि NHAI के रोड की क्वालिटी सभी रोड की तुलना में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छी है। कुछ जैसे दिल्ली मुंबई पुणे मैंने जब बनाया था करीब 97-98 में, अभी आज कम से कम 27 साल हुए और कंक्रीट रोड बना है, अभी भी उसके ऊपर कोई गड्ढा नहीं है। तो एक बात ऐसा होता है कि रोड के बारे में लगातार टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी हम स्वीकार भी करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी हर कॉन्ट्रैक्ट में हम 4 प्रकार के रोड बनाते हैं। EPC यानी हम कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि भाई तुम रोड बनाओ, हम तुम्हारे रोड के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से तुम टेंडर भरो, हम तुम्हारी कॉस्ट तुमको देंगे। दूसरा हम लोग कहते, दूसरा है कि PPP मोड यानी BOT। तो उसमें 2 प्रकार है, हाइब्रिड एन्युटी और PPP। PPP का मतलब ऐसा होता है कि रोड भी वही बनाता है, खर्चा भी वही करता है, टोल भी हम तय कर देते हैं, और वो कहता है कि मैं 12 साल 14 साल इस भाव से टोल लूँगा, फिर आपको रिटर्न करूँगा। तो ये BOT हो गया। हाइब्रिड एन्युटी यानी हम 40% हम देते हैं, 60% वो देता है। अब हमारे सब इसमें हमारी भी कुछ कमियां हैं, गलतियां होती हैं। पहले ऐसा था कि ये मैं पहली बात कर रहा हूँ, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो अब वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल था, अभी हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट में वो 10 साल हमने किया है। तो अभी कोई भी है तो उसकी बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी हमारे पास रहती है। 100% ये गारंटी है। हाँ, तो हम उनको तुरंत, अभी दिल्ली मुंबई में भी प्रॉब्लम है। और देखो प्रॉब्लम में क्या है, देयर आर सम बोनाफाइड मिस्टेक्स और मैलाफाइड मिस्टेक्स। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैलाफाइड मिस्टेक्स नहीं होती, हम क्वालिटी के बारे में बहुत कड़क है, मैं स्पेशली इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ। पहली बात ऐसी है कि इतना बाढ़ आ रही है, इतना बादल फट रहा, अभी ये जो मनाली टू कुल्लू, अब पूरे दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में रोड है और उसके बीच में नदी है और नदी के बाजू में गांव है। अब हिमालय ये ऐसी टेरिन है कि वो पत्थर ही नहीं है, वो मिट्टी है, और जब बादल फटता है, बाढ़ आती है तो गिर जाता है नीचे में। तो कहीं ना कहीं अभी, पर मैं ये किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालता, मैं ये मानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है। अभी पानी एक आधे जगह अटक जाता है। अभी मैंने ये कहा कि पहले हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, 40,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं कि जो एक्सीडेंट होने वाले ब्लैक स्पॉट है। और मैं आपको तो रोड इंजीनियरिंग में वहाँ कमियाँ थी, हमने उसको सुधारा। अब पानी में हमने कहा कि हमारी नालियाँ अच्छी नहीं बनती, अभी हमने कहा कि प्री कास्ट को मैंडेटरी किया कि नालियाँ सब प्री कास्ट में होगी। अब रोड में काफ़ी बातों को मैंडेटरी कर दिया ताकि वो मजबूत बने। अब वो पानी अगर अटकता है तो अभी हमने एक सोल्यूशन निकाला, एक बड़ा गड्ढा करते हैं, फिर उसमें रेती और पत्थर डालते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की जाली डालते हैं, और वो वहाँ का पानी जो फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, और फिर उसके ऊपर ये मिट्टी डालकर घास लगा देते हैं, वो पानी नीचे चला जाता है। तो पानी कहीं ऐसा करके ये नहीं होता कि जिसमें प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी हम ऐसे स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि जैसे हमने ब्लैक स्पॉट एक्शन के लिए निकाले, वैसे लैंडस्लाइड्स की कौन से स्पॉट है, बाढ़ का पानी जाने का रोड कहाँ उखड़ जाता है, और जहाँ पानी ये हो जाता है, अटक जाता है, जिसके कारण लोगों को तकलीफ होती है, हम इसके लिए भी स्कीम तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, 10 साल की गारंटी होती है, उनके पैसे से उनको करना पड़ता है। एक बात ऐसी है कि ये भी बात ज़रूरी है कि इसमें रोड इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड्स, डिज़ाइंस, कभी नए प्रयोग भी होते हैं, तो कभी ना कभी कुछ समय देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम।
कॉन्ट्रैक्टर ने जितना कॉम्पेंसेशन करना चाहिए वो नहीं किया होता है, वो बदमाशी करता है, उसके कारण रोड खराबी होती है। कुछ जगह पर पानी ऐसा होता है कि पानी और डांबर की दुश्मनी, तो वो टिक नहीं पाता। अच्छा, रोड कंक्रीट का बनाएंगे तो उसका राइडिंग क्वालिटी उतनी स्ट्रिक्ट काफ़ी कड़क बन जाती है। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी का डिज़ाइन तैयार करेंगे और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी होगी, और कुछ भी होगा तो उसकी बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी हम जब्त करेंगे और हम उनके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफ से हमने उस बातों पर स्ट्रिक्टली अमल किया है, दूसरी तरफ जो कुछ रोड ऐसे बने हैं उसमें आइडेंटिफाई करके हम उसको सुधार रहे हैं। अभी जैसे ब्लैक स्पॉट में हमने काफ़ी सुधार किया, कई अंडरपास था तो वहाँ फ्लाईओवर बनाया, फिर रोड के लिए कोई जंक्शंस बराबर इम्प्रूव किए। तो ये मैं भी ये नहीं कहूँगा कि हमारी कोई गलती नहीं, इतना बड़ा काम नेटवर्क कर रहे हैं, हमारी भी कुछ कमी हो सकती है, पर हमारा इंटेंशन ये है कि हम कोई भी गलती अगर बोनाफाइड होगी तो उससे दुरुस्त कर लेंगे, मैलाफाइड होंगी तो उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसकी बैंक गारंटी जब्त करेंगे। तो लोगों को भी ये, आपको एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक जबलपुर से सतना काम किया था, तो कंक्रीट में क्रैक आई थी, मैंने निर्णय किया पूरा रोड उखाड़ने के लिए लगाया और फिर से नए से बनाया। और धीरे धीरे अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्या रोड फैक्ट्री में बन सकता है, क्या हम प्रीकास्ट की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बड़े बड़े बनाए और वो जाके असेंबल करके दौड़े। अब हमने हाँ अब नहीं, पर उसमें अभी प्रीकास्ट में चल रहा है। अभी हमने एक नया इन्फोर्समेंट कंक्रीट की टेक्नोलॉजी लाई जिसमें ये 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है। अभी हम लोग नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। और एक बात ज़रूर है कि वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसके प्रयोग करके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और 10 साल तक रोड की क्वालिटी अच्छी रखना। बाय एंड लार्ज बड़े प्रमाण पर ये काम चल रहा है। इसके बाद भी जहाँ जहाँ हमको ध्यान में आते हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ ध्यान में आती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के डिफेक्ट लायबिलिटी गारंटी पीरियड में हम उससे काम करते हैं। बाकी जगह मेंटेनेंस की हमारी भी स्कीम है और वो भी हम कर रहे हैं। एक बात है कि मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि गलत काम किए हुए आदमी को बिल्कुल रगड़ देंगे, उसकी सुस्ती नहीं करेंगे, और मिस्टेक मैलाफाइड होगी उसको ठोक ही देंगे, और उसके बारे में हमने बहुत कड़क भूमिका स्वीकार की है। पर जहाँ तक नए प्रयोग करते हैं, अब कोई कहता है कि ये डिज़ाइन करो, वो डिज़ाइन करो। अभी डांबर में हम लोग ये जो परली से ये जो लिग्नेंट करके निकलता है एक, उसको हम डाल रहे हैं जो किसानों के लिए डांबर दाता बने, ऐसा मैंने कहा है। फिर हम लोग रबर प्लास्टिक 7% डाल रहे हैं, फिर रबर का ड्यूस टायर की पाउडर डाल रहे हैं। फिर हम कॉरपोरेशन का दिल्ली में हमने ये गाज़ीपुर के टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम की, कचरा सेग्रीगेट करके डाला है। तो अब एक तरफ नए नए प्रयोग करें तो उसका परफेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इसमें कोई गलती होती है तो वो भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आता है। तो प्रयोग करते भी है, गलतियाँ होती है तो उसको सुधारते भी है। और डिफेक्ट लायबिलिटी के बारे में हम सब रोड अंडर गारंटी पीरियड है, हम किसी प्रकार का उसमें क्वालिटी की कम ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। और इसके साथ धीरे धीरे हम एक परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं आज ये दावा नहीं कर सकता कि हमारा 100% काम परफेक्ट है, पर मैं दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि बाकी सब रोडों से हम कई गुना अच्छे हैं। और जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ आती है लोग ध्यान में ला कर देते हैं, तो उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम 100% परफेक्शन की ओर जाएंगे, और ऐसी कोशिश है। फिर भी ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसके अलग प्रॉब्लम है। हिमालय में टेरेन में टनल बनाना, ब्रिज बनाना, वहाँ के रोड, पानी, बरसात, अभी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, उसके अलग प्रॉब्लम है। तो सभी बातों को, प्रॉब्लम्स को अध्ययन करते हुए मैं स्विट्ज़रलैंड से अभी कंसल्टेंट बुलाया कि ये लैंडस्लाइड्स के लिए उनकी एक कंपनी, उनका वर्कशॉप हुआ यहाँ, आपने कराया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, हमारे इंजीनियर्स को कराया कि हम इसको कैसे टाल सकते हैं। अब थोड़ा हमने भी किया, अभी टनल नहीं बनाना, और टनल नहीं बनाने का परिणाम हुआ रोड कोलैप्स हो गया। तो मैंने कहा भाई देखो, अपने पैसे ज़्यादा खर्चा हुए तो एक बार चलेगा, पर लोगों के लाइफ से मत खेलो। तो थोड़ा थोड़ा हमने अप्रोच भी बदले, तो धीरे धीरे काफ़ी बड़े प्रमाण पर सुधार कर रहे हैं। धीरे धीरे एक सेफ, सुरक्षित और मजबूत हाईवे नेटवर्क की तरफ हम जा रहे हैं। आज कुछ कमियां आती है, लोग ध्यान में ला के देते हैं, मीडिया ला के देती है, हम उसका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम लोग
उनको हमको जगाते हैं कि भी तुम्हारी गलती हुई, हम उसको सुधारेंगे और धीरे धीरे परफेक्शन की ओर जाने की कोशिश करेंगे। आपके सोशल मीडिया टीम को शायद ये भी बताना चाहिए दैट which is NHAI and who is responsible for the roads that सर बताते हैं, प्रॉब्लम ये हुआ है कि महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बना है, वो देवेंद्र जी ने बनाया, महाराष्ट्र सरकार। अब हवाई जहाज में इतने लोग मुझे कांग्रेचुलेशन देते कि सुंदर रोड बना, तो जो भी बनाता है अच्छा उसको मेरे को श्रेय देते हैं, और जो भी दिखता है गड्ढा तो मुझे गाली देते कि रोड है ना गडकरी, ऐसा होता है। तो ये चलता ही है, पर जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी है हम उसको भागेंगे नहीं, हम उसको ओनरशिप लेकर ओन करेंगे, गलती होंगे तो स्वीकार करेंगे। और इसलिए सोशल मीडिया पर एक सेक्शन है मेरे यहाँ, हर सोशल मीडिया में जो आता है उसका जवाब देकर हम उनको जवाब देते हैं, और NHAI के ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, उसका अधिकृत जवाब आता है और फिर हम उसको जवाब भी देते हैं। So, sir, since we're talking about questions being raised on social media, one of the issues that is currently very hot is the issue of ethanol blending in petrol. And at petrol pumps, as we know, that are already dispensing petrol blended with 20% ethanol. And road users, these are vehicle owners, car owners and bike owners, who are now talking or reporting about a certain hit on mileage. Some will also say that up to 30% reduction in mileage is taking place. They're also concerned about maintenance costs that might go up, because they will have to now more frequently go for servicing and replace the gasket or other rubber elements. So इनका क्या जवाब देंगे जो प्रश्न? ये बहुत अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा कि इस बहाने इस पत्थर का इसका जवाब भी इस सब बातों का जाएगा। देखिए, हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, और जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, पेट्रोल, डीजल और गैस, उसके प्रदूषण के कारण दिल्ली की जनता को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कारण कितने लोगों की जान जा रही है, किस प्रकार से इसके प्रदूषण के कारण हमारी समस्या कितनी गंभीर है, कितने लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, देश के इकोनॉमी के 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे हैं, और हर बार वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है और ये इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहली बात ये पोल्यूशन के लिए हमारी समस्या है, दूसरी बात हमारा इकोनॉमिक चैलेंज है, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर हम काम कर रहे हैं। क्या हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या हमारा इंपोर्ट समाप्त नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने सोचकर अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में एक पॉलिसी बनी है। 2001 में जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैं विदर्भ से हूँ, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, और मैं एक किसान का बेटा हूँ। तब मैंने तय किया कि ये किसानों की जान अगर बचानी है तो हमें शुगर केन लगाना चाहिए। अब शुगर केन लगाने के लिए क्या हुआ कि शुगर इंडस्ट्री लॉस मेकिंग है, ये बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। तो पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2001 में, तो राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राम नाईक जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ब्राज़ील भेजा था, मैं भी गया था। और उसके बाद ब्राज़ील में करीब हमारे स्वाधीनता के पूर्व ये इथेनॉल आया है, और वहाँ पेट्रोल पंप पर वहाँ 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, 100% इथेनॉल यूज़ होता है, और ये कंज्यूमर का चॉइस होता है। ये हमने उसके फ़ोटो निकाल के लाए कि आपको इथेनॉल भरना है कि पेट्रोल भरना है। तो स्वाभाविक रूप से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राम नाईक जब थे तब 5% इथेनॉल का ब्लेंडिंग शुरू हुआ। तब ये ऑटोमोबाइल कंपनी कहती थी कि ये करने में उनके जो पार्ट्स थे वो मेटल के थे, और इथेनॉल में थोड़ा पानी होता है तो उससे वो पार्ट खराब होते हैं। उसके बाद ARAI करके एक इंस्टीट्यूट है पूना में, उसमें फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बताकर कुछ पार्ट्स रबर और प्लास्टिक के हुए, और आज मैं आपको बताता हूँ हमने 20% इथेनॉल ऐड कर रहे हैं। ये एक झूठा प्रचार सोशल मीडिया पे कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इंपोर्ट जैसे कम होता है तो कुछ लोगों का नुकसान होता है, उनको प्रदूषण कम होता है उसकी खुशी नहीं है, तो वो फूड वर्सेस फ्यूल वगैरह से विवाद खड़े होते हैं। तो एक डेलिबरेटली प्लान करके ऐसा अपप्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसी है कि हमारे इथेनॉल ऐड करने से प्रदूषण कम होता है,
इथेनॉल में अभी जब मैं ये गाड़ी में, मेरे आज फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है जो 100% इथेनॉल पे चलती है, वो गाड़ी जब चलती है तो 60% बिजली तैयार करती है। टोयोटा की इनोवा है, जो एवरेज अगर पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज विचार किया गया तो पेट्रोल का भाव 30 रुपये लीटर आता है, यानी उसमें ग्राहकों की भी बचत है। दूसरी बात, हमारे देश के किसान जो हमारे जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है, और पॉपुलेशन जो गांव गरीब मजदूर किसान की वो 65% है। और उनके पास, आपको एक ही उदाहरण देता हूँ कि जब हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो मक्के की एमएसपी थी 1800 रुपये और मक्के की मार्केट प्राइस थी 1200 रुपये। आज मक्के की प्राइस इथेनॉल बनाने के कारण आज 2600 रुपये तक गई और किसानों का मक्के का भाव मिला, जिसके कारण आज बिहार यूपी में 3 गुना मक्का लगा और किसान को उसके पैसे मिले। तो धीरे धीरे इथेनॉल के कारण 1.5 लाख करोड़ हमारा जो इंपोर्ट का पैसा हमने बचाया, और इथेनॉल ऐड करने के कारण हमारा प्रदूषण कम हुआ। एक बात, उसका जो मुद्दा है वो सही है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में थोड़ा फ़र्क है, तो इथेनॉल यूज़ करने से थोड़ा एवरेज कम होता है। पर क्या हमारे देश में पोल्यूशन तैयार करने वाला फॉसिल फ्यूल लाकर 22 लाख करोड़ रुपए हम देश के बाहर भेजना, उसके बजाय देश में नए रोजगार निर्माण नहीं करने चाहिए? क्या किसानों को आत्मनिर्भर भारत में उनके प्रगति और विकास के लिए हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? अभी हम बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं, हम एविएशन फ्यूल बना रहे पानीपत में, हमारे हवाई जहाज़, हवाई ईंधन हम बनाएंगे, उसमें से जो 35% लिग्निन निकलता है वो डांबर में डाल रहे। हमने एक रोड बनाया, नागपुर जबलपुर 1 किलोमीटर अच्छा रोड बना। हम 50 लाख टन बाम्बू अपना बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बना, बिजली तैयार कर रहा है, ऊर्जादाता से ईंधन दाता बना है, ईंधन दाता से हवाई ईंधन दाता बना है, हवाई ईंधन दाता से अब बिटुमिन दाता बना है, और अब बिटुमिन दाते से अब हाइड्रोजन दाता बन रहा है। तो ये गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। हमारे इंपोर्ट को कम करना, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना, और इसीलिए ये सब काम हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये देश के हित में है, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र्य। ये जो बात महात्मा जी ने कही थी, महात्मा गांधी जी ने, उसके आधार पर ये प्रोग्राम चल रहा है। दूसरी बात, ARI ने भी अभी नोटिस निकाल के बताया, एक भी आप मुझे बताओ एक गाड़ी वाला, पेट्रोल वाला, कि जिसके गाड़ी में तकलीफ हो रही, कोई नहीं है। 1-1 लाख किलोमीटर चलाकर टेस्टिंग हुआ। दूसरी बात, ये अभी मैंने एक बात कही थी कि अभी ब्राज़ील में जैसा 27% है, वैसे हमारे देश में भी ये करना चाहिए, पर यह अधिकार मेरा नहीं है, ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। और इसलिए इसके लिए 2 बातें ज़रूरी है कि 27% डालकर उसकी ट्रायल होनी चाहिए। अब ARI में चालू है, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो संस्था है सियाम, उसका भी अभी डिक्लेरेशन आया कि कोई खराबी नहीं हुई, उनकी कंपनियां इसमें पार्टनर है, उनकी ट्रायल चल रही है। फिर इसके स्टैंडर्ड जो है वो हमारे प्रहलाद जोशी जी की मिनिस्ट्री है नॉन कंवेंशनल एनर्जी की, वहाँ वो स्टैंडर्ड्स तय कर रहे हैं, और ये दोनों आएंगे तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है, PM का साहब का अधिकार है, अगर उचित होगा तो विचार करेंगे। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है, एक भी गाड़ी खराब नहीं हुई है, कोई तकरार नहीं है। पर ये सोशल मीडिया में पहले कहते थे फूड वर्सेस फ्यूल, कि हमारे पास हमारे खाने के लिए नहीं मिलेगा, हमारे पास सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन, ये समस्या है। हमारा चावल रखने के लिए गोडाउन नहीं है, हमारा मक्का अभी इतने बड़े प्रमाण पर हो रहा, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, हम रेलवे के प्लेटफॉर्म पर सामान रखते अनाज ताकि वो गीला होता है, और इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, और इसलिए किसानों को भी 2 पैसे मिल रहे। 1 लाख करोड़ कम से कम इसका फ़ायदा किसानों को हुआ। जो शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पर थी उनको थोड़ी राहत मिली, और एक प्रकार से देश का इंपोर्ट बचा, देश का प्रदूषण कम हुआ, और धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमने G20 देशों के लिए हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के लिए G20 अलायंस की है अभी,
और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसके आधार पर देश के प्रदूषण को समाप्त करना और दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है, ग्रीन फ्यूल है इथेनॉल, और इसको समाप्त करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसका गलत प्रचार करने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पेट्रोलियम लॉबी है, जो इंपोर्ट होता है, जिसके कारण जिनका बिजनेस मार्क आ रहा है, वो लोग इसको पानी डाल रहे हैं और वो ऐसे आरोप कर रहे हैं। Sir, since you mentioned social media, you would have seen that there have been there have been targeted and personal attacks against you, saying that your family is invested heavily in you come from sugarcane belt, your family is invested in sugarcane factories, and that's why you are actually pushing this. सर 2004 में मैंने शुगर फैक्ट्री डाली, जब तो इथेनॉल का कुछ था भी नहीं। बाद में मेरी फैक्ट्री जो है वो पूरी लॉस मेकिंग है। और तीसरी बात, मैं 1,30,000 लीटर इथेनॉल नहीं के बराबर है वो कोई। और ये कॉर्न पे इथेनॉल बना है तो मेरा बेस्ट इंटरेस्ट है क्या? चावल से बना तो मेरा इंटरेस्ट है क्या? बाम्बू से बना तो मेरा इंटरेस्ट है क्या? ये पूरा गलत प्रचार है। इसकी कोई नहीं उसकी नहीं इतना कि कोई उसके मतलब ही नहीं है। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया इथेनॉल ऐड करना, तो क्या मेरे कहने पर किया क्या? और ये भी जैसा है कि जैसे आज के आपके कार्यक्रम में आप बिजली का लाइट लगाया, तो ये कहना होगा कि ये इसलिए लाइट लगाया इन्होंने कि बिजली कंपनी की पावर जलनी चाहिए, इसलिए हिंदू ने अपने कार्यक्रम में लाइट लगाया। इस प्रकार का हास्यास्पद स्टेटमेंट है। और ये दूसरी बात, ये करने वाले लोग हैं, एक ग्रुप है, वो टारगेटेड होकर जानबूझकर पॉलिटिकली मुझे टिक्का टिप्पणी करने के लिए लिख रहा है। पर अभी उनको बोलो कि एक तो भी गाड़ी है क्या जो 20% इथेनॉल खराब हुई है क्या? क्या देश के 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जा रहे वो कम नहीं होने चाहिए? क्या दिल्ली के प्रदूषण के कारण लोगों की जान मुश्किलें में वो कम नहीं होना चाहिए? क्या देश के हमारा किसान समृद्ध संपन्न बनना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए? ये करोड़ों लोगों का काम कर रहे हैं। ये देश के किसान क्या मेरे रिश्तेदार है क्या? ये बहुत ही हास्यास्पद स्टेटमेंट है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो शुगर फैक्ट्री खोल के हज़ारों करोड़ का लॉस, हर साल 30 करोड़ का लॉस करता हूँ, और वही बैंक के पैसे भरते भरते मेरी हालत ख़राब होती है। मेरे लड़के उसको बंद करना चाहते थे, मैं कहता हूँ नहीं, मेरा मिशन है, इमोशनली मैं जुड़ा हूँ, ये लॉस होता रहेगा तो भी आप चलाइए। तो कहीं ना कहीं ये गलत प्रचार है और मेरा तो इसके साथ कोई संबंध भी नहीं है। Sir, you mentioned that a decision could be taken in future by either the Petroleum Ministry or the PMO. What decision are you referring to? Because there's an expectation. कोई भी इथेनॉल कितना परसेंटेज ऐड करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री PM साहब किसके इथेनॉल के भाव कैबिनेट में तय होते हैं कितने देना है, और इसलिए ये सब अधिकार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री और कैबिनेट का है। ये ब्राज़ील जैसा 27, मैं भी ब्राज़ील गया था ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं वो सब देख के आया हूँ। तो मैंने फिर जब देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम, मैं भी ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ये ऑटोमोबाइल के नियम बनाना मेरे अधीन है, तो मेरे ध्यान में है कि इसके स्टैंडर्ड से नहीं बने। तो मैंने प्रहलाद जोशी को कहा, तो वो अगस्त तक उसके 27% के स्टैंडर्ड बना रहे। फिर दूसरी बात आई कि ARI ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपेंड कर रही है। अब डीजल के कारण प्रदूषण होता है, तो मेरे मिनिस्ट्री ने 15 करोड़ रुपए ARI को दिए। क्यों? क्योंकि इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है, और आज हम जितना पेट्रोल यूज़ करते हैं उससे 7 गुना 8 गुना ज़्यादा डीजल यूज़ करते हैं। तो आइसोब्यूटेनॉल जो बनेगा उसकी ट्रायल चालू है कि क्या आइसोब्यूटेनॉल 10% डीजल में डाल सकते हैं क्या, ताकि हमारे देश के किसानों को फ़ायदा हो, हमारे देश का प्रदूषण कम हो, हमारे देश का इंपोर्ट कम हो, और एक प्रकार से हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस है। मैं इलेक्ट्रिक का प्रचार करता हूँ, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार करता हूँ क्या? मैं हाइड्रोजन की गाड़ी पे घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो क्या मैं हाइड्रोजन गाड़ी तैयार करता हूँ क्या? मैं फ्लेक्स इंजन की गाड़ी का प्रचार करता हूँ, तो क्या मैं वो गाड़ी तैयार करता हूँ क्या? मैंने अभी CNG के ऊपर चलने वाली मोटरसाइकिल बजाज की लॉन्च की, तो क्या मैं बजाज का पार्टनर हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिक पर इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन सबको इनकरेज करता हूँ, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल को इनकरेज करता हूँ, ताकि देश का इंपोर्ट कम हो, देश का प्रदूषण कम हो, देश का किसान आत्महत्या ना करे, और देश आत्मनिर्भर भारत बने, जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा हो। और इसमें कोई इसका संबंध नहीं, ये जानबूझकर एक सेक्शन है, एक संस्था का भी नाम आइडेंटिफाई हुआ है मुझे, वो जानबूझकर सबको फ़ोन करके
ऐसा दुष्प्रचार या पॉलिटिकली शायद कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। चलता है राजनीति में, मैं जो खुलासा कर रहा हूँ इससे किसी के मन में कोई संशय नहीं रहेगा। ओके सर, बट एक आम आदमी का सवाल ये है, एवरी कॉमन मैन वांट्स टू नो एंड एवरीबडी इन दिस हॉल वांट्स टू नो दैट व्हाइल देयर आर बेनिफिट्स फॉर द कंट्री एंड फॉर द इकोनॉमी, एम आई गोइंग टू टेक अ हिट? क्या मेरी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा? क्यों? और अगर इतना बेनिफिट है तो क्या पेट्रोल का दाम नीचे आएगा? क्योंकि एक तरीके से मैं आई एम ऑल्सो पेइंग मोर फॉर मेंटेनेंस, आई मे हैव टू टेक माई व्हीकल मोर ऑफन फॉर सर्विसिंग, एंड will the benefit translate, because ethanol is involved and there's apparently become cheaper for the common आप man. एक बात बताइए, जब वर्ल्ड में पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ती है तब भारत सरकार रेट नहीं बढ़ाता, लास्ट सहन करता है लाखों करोड़ों का। देखिए, एक तो पेट्रोल डीजल के भाव क्या तय करना ये मेरा विषय नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे कि आज फ्लेक्स इंजन की गाड़ी मेरे यहाँ है टोयोटा की, जिसकी ट्रायल आप ले सकती है, वो गाड़ी अगर 100% इथेनॉल पे चलती है, उसकी कैलोरिक वैल्यू कम है पर चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है, तो पेट्रोल की एवरेज की तुलना में कॉस्ट उसकी 25 से 30 रुपये लीटर आती है। अब मुझे बताओ 110 रुपये लीटर है, 25 से 30 आती है, इसमें फ़ायदा किसका है? फ्लेक्स इंजन इस देश में आया, अब टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो सब बना रहे। इथेनॉल की बाइक आई, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सब बना रहे। तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ के कुछ कम फायदे भी। अभी इलेक्ट्रिक आई, अब लोग प्रचार करते हैं कि इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी, इसमें चाइना से इंपोर्ट होता है। अब मुझे बताओ, मुझे आप मीडिया में, ये होटल में नहीं, प्रताज पैलेस में पत्रकार प्रश्न पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब एक भी गाड़ी नहीं बंद पड़ी, सब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस सब घूम रही है। तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, और तब लोग बोलते थे ये चाइना से ला रहा। तो फिर ये भी कह सकते गडकरी का कोई इंटरेस्ट है क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ला रहा, चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ा रहा? अब लिथियम आयन बैटरी की कीमत आई $55 पर किलोवाट पर आवर, और एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल डीजल की व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम होगी। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो आप अगर 20,000 25,000 रुपये महीना खर्चा कर रही है, तो इलेक्ट्रिक के आने के बाद आपका 3,000 रुपये आएगा, तो आपके 15,000 20,000 रुपये महीने बचेंगे, प्रदूषण कुछ होगा नहीं। अब धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी में केमिस्ट्री में बदलाव हुआ, हमारे स्टार्टअप और लोगों ने अच्छा काम किया। अब नई केमिस्ट्री आ रही है, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, अब नए नए बैटरी की केमिस्ट्री आने का उसमें बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं अब हाइड्रोजन आ रहा है, मैं हाइड्रोजन की गाड़ी पे घूमता हूँ। गंदे पानी से हाइड्रोजन बनाना, या म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनाना और मीथेन से हाइड्रोजन बनाना। तो आज हम हाइड्रोजन के कारण जब हम यशस्वी होंगे तो आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, यही हमारी भावना है, जो देशभक्ति की भावना है। तो मुझे लगता है कोई भी स्टार्टिंग में जब बातें होती तो महंगी होती है। अभी आप देखो, मोबाइल फ़ोन आया, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो पहला मोबाइल फ़ोन मैंने लिया 1,35,000 में, इरिक्सन या कुछ तो भी कंपनी थी, तो 1,35,000 में। अब मोबाइल फ़ोन 8,000 रुपये मिलता है। तो जब वो नंबर बढ़ता है तो वो सस्ता होता है। But sir, I want to know, if there are so many green options available to a consumer, when I'm buying a car, how should I make a decision? Should I buy an electric car, or should I, because there's also benefit from ethanol blending? So how do I make that decision? Because from the government there seems to be this sort of twin-pronged approach, that there is EV promotion and there's flex fuel promotion, and even the industry wants clarity that, will certain vehicles be pushed towards EV, will smaller vehicles? ये बड़ा theoretical question है। पहली बात तो ऐसी है कि कंज्यूमर को जो चॉइस करना है वो खरीद करें। दूसरी बात, आपको ये समुद्र है, मैं इतना 2004 से पटक पे मेहनत कर रहा हूँ, हमारी सरकार मदद कर रही, इतना करने के बाद में भी हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। अब इसमें जिसमें जितनी ताकत है उतना काम करो। अभी कल मेरे यहाँ मीटिंग है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट,
और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, इस सब में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का उपयोग कैसे करना। क्या इसमें इथेनॉल आ सकता है, क्या सीएनजी आ सकता है, क्या एलएनजी आ सकता है, क्या इलेक्ट्रिक आ सकती है, क्या हाइड्रोजन आ सकता है क्या। अब आपको मैं बताता हूँ, जो सुनने वाला है उसको मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा वो आपने पूछा, वो बोलते हैं आप इथेनॉल की भी बात करते हैं, आप मिथेनॉल की भी बात करते हैं, आप एलएनजी की भी बात करते हैं, आप सीएनजी की भी बात करते हैं, आप हाइड्रोजन की बात करते हो, आप फ्लेक्स इंजन की भी बात करते हो। मैं आपको बताऊँ, सब कुछ करने के बाद पेट्रोल डीजल की इंपोर्ट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पहले हम वर्ल्ड में 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर अमेरिका है जिनका 78 लाख करोड़ साइज़ है, दूसरे नंबर पर चाइना है जो 47 लाख करोड़ है, और इंडिया 22 लाख करोड़ है। अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। अब ये इंडस्ट्री है जो 4.5 करोड़ युवाओं को इन्होंने जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है जो राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी के रूप में रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो आने वाले समय में ये समुंदर है। अब मेरे को ये बोलने से गलत अर्थ निकलेगा, हम सब पटक पटक भी मेहनत करके हम इंपोर्ट पेट्रोल और डीजल का बहुत थोड़ा इंपोर्ट कम कर पा रहे हैं। जब 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ कम करेंगे तो इससे 10 गुना ज़्यादा हमको काम करना पड़ेगा, तब ये होगा। और ये एक बहुत लंबा काम है। और इसलिए अब मैं अभी मुझे एक राजू बजाज नहीं बताया, मैंने सीएनजी लॉन्च की मोटरसाइकिल, तो बजाज में साउथ इंडिया में वो सीएनजी पॉपुलर हो रही। तो बोला ये कैसे हो रही, तो उसने कहा कि एक किलोमीटर पेट्रोल बाइक का खर्चा 2 रुपये 40 पैसे है और 1 किलोमीटर सीएनजी बाइक का सेम खर्चा 1 रुपया है। अब वो धीरे धीरे उसमें आएगा कि अभी तक नहीं आया, वो सीएनजी पे चलेगी और इलेक्ट्रिक भी चार्ज करेगी, तो वो वैसे चलते चलते चार्ज करेगी, फ्लेक्स इंजन जैसा, तो और कॉस्ट कम होगी। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रोजगार निर्माण हो रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। और अभी धीरे धीरे इसमें काफ़ी परिवर्तन होगा, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है, ये मेरा उद्दिष्ट है। कभी कभी मीडिया में गलत छापा जाता, नहीं तो मेरा उद्दिष्ट है कि 5 साल के अंदर हमारा देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर नंबर 1 पर जाएगा, और 10 साल में हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। ये उद्दिष्ट सामने रखकर हम काम कर रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये उद्दिष्ट पूरा होगा। Since you talked about imports and your vision to take the Indian automobile industry from where it is now to the top-ranking industry in the world, one of the biggest issues that have come up in recent times is the imposition of 25% tariff by the Trump administration. And there are a lot of concerns how it will play out on the Indian automobile industry, specifically on auto components and also electric vehicles. So has the government done any kind of study, and if yes, is there some kind of a contingency plan because it starts from tomorrow? पहली बात तो ऐसे कि आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मेरे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट इंडायरेक्टली इसका कोई संबंध नहीं है। As a minister of the government, एज ए मिनिस्टर सब बातों पे बोलना उचित भी नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट से हमारा दुनिया में बहुत एक्सपोर्ट है, यानी केवल हम अमेरिका में कोई एक्सपोर्ट करें ऐसा नहीं है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी आगे जा रही है। अभी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ मैंने लॉन्च की, उन्होंने हमारे देश में पूरा प्लांट में मर्सिडीज़ पूरा इलेक्ट्रिक पे जा रही। अभी फ्लेक्स इंजन टोयोटो वो सब गाड़ियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है देश में। हमारी मारुति सुजुकी वो एक्सपोर्ट कर रही है गाड़ियाँ। अभी सबसे अच्छी बात है ना, हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री, बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा 50% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, दुनिया भर के देशों में कर रहे हैं। बाकी इन सब बातों में जो परिणाम है वो फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर उनके लेवल पर है। पर जहाँ तक मुझे लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर हमारे हिसाब से हम बढ़ती जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। Right. So we'll move on to some political questions now. Whenever he's in Parliament and answering, for the uninitiated among the audience, whenever sir is answering questions during the question hour, people look forward to them because
He gives very comprehensive answers. And usually it also comes with a promise, because as Jagriti had said in her opening, that most MPs want a good expressway or something from your ministry, and they find quite easy to sort of get a promise out of you. But we've seen that in recent 2 weeks, we haven't seen Parliament functioning. The opposition wants a debate on special intensive revision of electoral rolls in Bihar. And leader of opposition in the Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, in fact, even questioned the fairness of the election process. You would have seen those statements. And he says it all started, of course, he said he had suspicion for many years and over many elections. But he said Maharashtra was a turning point, your home state. And he's been telling how between Lok Sabha 2024, when the Maha Vikas Aghadi did exceedingly well, and Assembly 2024, where they got wiped out. These are his words. He said, 3 formidable parties simply evaporated. We didn't lose, we were obliterated. This is how Mr. Gandhi said a few days ago. How do you respond to that? I mean, his allegation is that nearly a crore voters were added between those 5 months, and that's how the election was won by the NDA. पहली बात तो ऐसे है कि बुधवार और गुरुवार, बुधवार में राज्यसभा में और गुरुवार में लोकसभा में मेरा क्वेश्चन और होता है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले सप्ताह और इस सप्ताह हर सप्ताह 100, 125, 150 एमपी ऑल पार्टी के मुझे मिलने के लिए आते हैं। मेरे डिपार्टमेंट के सब अधिकारी बाजू में बैठे रहे और एक समय 20-20 मीटिंगें चालू रहती हैं, और उसमें जो होने लायक होता है वो काम होता है, जो नहीं होने वाले लोग मेरे पास आते रहते हैं और मैं उनको बताता हूँ ये नहीं होता। तो पहली बात, ये सेशन में मुझे अभी तक 500-600 एमपी मिल गए। हाँ, ये बड़ा संख्या है। हाँ, और वहाँ कुछ भी क्या चलता है मुझे मालूम नहीं, वहाँ से आते हैं। दूसरी बात, मैं इसमें राजनीति नहीं करता। देखो, एक हाईवे बनाना है तो बीजेपी का एमपी तो बनाऊं और कांग्रेस है तो रोक दूं, तो हाईवे नहीं बन पाएगा। तो मैं ऐसे राजनीति करता भी नहीं और मेरा ये नहीं है। तो जो आवश्यक काम है वो करता हूँ, जो नहीं हो सकता है वो नहीं बताता हूँ। तो पहली बात, पार्लियामेंट चले या ना चले, पर मेरे यहाँ कम से कम 500 से 600 मेंबर ये 2 सप्ताह में, ये 4 दिन में आके गए, और उनके जो काम होने लायक थे वो हुए, और काफ़ी बड़ा रश रहता है वहाँ। आपको भी पता चलेगा, मेरे रूम में आने का रास्ता नहीं होता, और सबका नाश्ता और चाय पानी होता है, और मैं सबकी बात करता हूँ और करा देता हूँ। दूसरी बात ऐसा है, चुनाव में हार जीत होती है। चुनाव हारने के बाद सिस्टम को दोषी करना ये ठीक नहीं है। बड़े दिल से उसको स्वीकारना चाहिए, और जीत होती है तब कोई नहीं बोलता गड़बड़ हुई, हार होती है तब बोलता है। मुझे लगता है कि इन सब बातों में अभी वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और मैटर सब जुडिस है। पर मैं इतना ही कहूँगा कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हार होती है तो भी स्वीकारना चाहिए, जीत होती है तो आगे जाना चाहिए। कभी एक की होती, कभी दूसरे की होती है, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। But I think what the opposition is arguing, sir, is that I mean, they are fine with losing or winning an election. What they are saying is that the process should be transparent and fair. For example, they have been requesting the Election Commission for data on the new voters added, but that hasn't come through. That's what the opposition is saying. I'm only sort of repeating what the allegations are. And they said that in Maharashtra, for example, huge number of voters, if I recall correctly, I think Rahul Gandhi had given the example of Himachal Pradesh. The size of the electorate of Himachal Pradesh was added to Maharashtra's electoral roll between Lok Sabha elections and Assembly elections. That's very short period. मुझे लगता है क्या है कि अब ये सब बातें उनकी कोर्ट में भी गई हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि चुनाव में हार जीत होती है। हमने इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर चुनाव हुए हैं। इसके ऊपर उनको जो कहना आप कोर्ट में कहें। बाकी बातों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। वो अपोजिशन पार्टी में उन्होंने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना उनका अधिकार है। हमारे लोगों ने उसका जवाब दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा तो लोकसभा में नहीं हो सकती। वो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, ऑटोनोमस बॉडी है। उसके साथ वो कोर्ट में गए तो शायद जो उनका कहना वही कहे। That's the seasoned politician in you, sir, to speak a question.
मैं नो बॉल के ऊपर मैं रन निकालने की कोशिश करता हूँ आउट तो नहीं होगा. Well said, sir. Another development in your home state is that the Thackeray brothers, Uddhav and Raj, have come together after nearly 20 years. Though they haven't formally merged, but they are going in that direction. As a politician from Maharashtra, I mean, you are really a veteran. How do you look at this development? What impact? देखिए, पहली बात तो आजकल महाराष्ट्र में मैं राष्ट्रीय राजनीति में आया तब से महाराष्ट्र छोड़ दिया हूँ. एक बात ऐसी कि बाला साहब ठाकरे मेरे ऊपर बहुत व्यक्तिगत प्रेम करते थे और उनके परिवार से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और राज से भी है और उद्धव से भी है. और जब परिवार बिखरते तो उसका दुख सबको होता है. परिवार एक आते तो खुशी होती है. ये राजनीति क्या होगा क्या नहीं होगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर दो परिवार अगर एक होते हैं तो ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा. बाकी राजनीति वो उनकी करे, बाकी लोग करें, जो होने वाला है वो होगा. But do you think it will have an impact politically? आजकल मैं बहुत कम महाराष्ट्र में जाता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे. आजकल नागपुर से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट आता है. Was this a no ball or a white ball? ये आज अंपायर आप ही थे. So one more question. The BJP has been in power. You've been a national BJP president. Your party has been in power for 11 years now. You rule many of the states. Yet we see that there is still uncertainty or no clarity when the BJP will get a new president. Why do you think this is happening? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 11 साल में देश के लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाया. दूसरा जो आपका प्रश्न है वो बहुत सही है, पर अभी मैं बीजेपी का अध्यक्ष भी नहीं हूँ और पार्टी का कोई पद. आप एक काम करिए, नेक्स्ट टाइम नड्डा जी को बुलाइए, ही इज़ द अप्रोप्रिएट पर्सन जो आपको इसका जवाब दे सकेंगे. Sir, thank you very much. Would you like to do, if we have some time, if you would you like to take a few questions from the audience? Yeah, so that's wonderful. Would anyone from the audience like to ask a question to sir? He's very kindly agreed to take a couple of questions. Please introduce yourself and pose your question. Yeah, Jacob, I can see. Can you take the mic to Jacob? Sir, Jacob Koshi from the Hindu. Sir, आपने बताया कि इंडिया का जो ऑटोमोटिव सेक्टर है इट इज़ मेकिंग गेन्स. वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स. पैसेंजर व्हीकल्स बढ़ रहे हैं. लेकिन सर एक समस्या ये है कि अफोर्डेबल कार्स, आई मीन व्हेन कार्स विच आर ऑफ अ रिलेटिवली लो वैल्यू 0 to 4-5 lakhs, अभी डेटा ये कह रहा है कि एनीबडी हु वांट्स टू बाई दीज न्यूअर कार्स विद ऑल दिस न्यूअर टेक्नोलॉजीज 10 लाख 8 लाख के नीचे तो कोई गाड़ी है ही नहीं. सो इज दिस एक्सपेंशन ऑफ आवर ऑटोमोटिव सेक्टर, इज इट रियली only aimed towards a richer class of our economy? And if we want to have an expansive sector, it should also, I think, include the lower, cheaper, more affordable cars. So would you have any comments on this, and how do we solve this problem? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और बनाने वाले भी बढ़ रहे हैं. क्वालिटी और डिज़ाइनिंग में एक से एक अच्छे ला रहे हैं. तो आज हमारे पास का रिपोर्ट है एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, हम लगातार बढ़ रहे हैं. 22% ग्रोथ है इलेक्ट्रिक बसेस में. हम दे नहीं सकते इतनी बसेस अभी वेटिंग लिस्ट में है. जहाँ तक कार और स्कूटर में भी हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और कार मॉडल अभी हमने भारत NCAP रेटिंग शुरू किया है. उसके कारण हम रोड सेफ्टी के लिए हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% एक्सीडेंट होते हैं. हेलमेट न पहनने से 30,000 लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है. तो आने वाले समय में ये सेक्टर में हमारा अप्रोच है कि सुरक्षित कैसे हो आम आदमी के लिए. इसलिए भारत NCAP का रेटिंग हमने शुरू किया और मुझे खुशी है कि हमारा रेटिंग लेने के लिए विदेशों से गाड़ियाँ आ रही टेस्टिंग के लिए. दूसरी बात ऐसी है कि कॉस्ट और क्वालिटी
ये अधिकार कंपनीज का होता है। पर आप एक देखो, एक बड़ा चेंज हो रहा है। पहले एसयूवी, ये जो इकोनॉमिक मॉडल रहते थे, तो लोग इकोनॉमिक मॉडल बहुत बड़े प्रमाण पर लेते थे। पर अब हमारे देश में क्या हुआ है कि लोअर मिडिल क्लास था, वो कन्वर्ट इनटू मिडिल क्लास हुआ, वो एसयूवी ले रहा है। तो एसयूवी का सेगमेंट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो नेचुरली अब हर व्यक्ति, हर परिवार अच्छी गाड़ी चाहता है। अब ये भी है कि अभी जैसे कुंभ हुआ प्रयागराज में, तो मैं योगी जी को मिला, तो योगी जी ने कहा मुझे कि हमारी ज़्यादातर समस्या ये आपके कारण निर्माण हुई। तो मैं एकदम डर गया कि मैंने क्या गलती की। तो उन्होंने कहा आपने रोड इतने अच्छे बनाए कि तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दूर दूर से परिवार सेकंड हैंड गाड़ी लिए चले रोड से। तो लाखों करोड़ों गाड़ियों का पार्किंग करना ये एक समस्या बनी। तो इसके कारण सेकंड हैंड गाड़ी भी संख्या बढ़ रही। अब हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई। मैं इतना ही कहूँगा कि मार्केट को, ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। कौन सी गाड़ी किस मॉडल की, किस कंपनी की, किस फ्यूल की खरीदना, ये कंज्यूमर का अधिकार है। मैं इतना ही कहूँगा कि ओवरऑल इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अब लोगों का चॉइस बदल रहा है। अभी कोई कहता है कि मैं एसयूवी लूँगा, अचानक उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब कोई इकोनॉमी मॉडल का, जो पहले मुझे याद है कि मारुति ने एक मारुति 800 बनाई थी, मैं जब स्टूडेंट था, एक चपटी गाड़ी थी ऐसी छोटी सी। तो मैं पहली बार जब गाड़ी है, तो मेरे एक मित्र थे रमेश मंत्री करके, उनने गाड़ी ली। तो मैं अपनी बड़ी गाड़ी जो छोड़कर मैं वो गाड़ी में बैठकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्राइड लगा कि मैं ये छोटे गाड़ी में बैठा हूँ। अब आज मेरा एक्सीडेंट हुआ 2004 में। अब मैं छोटे गाड़ी, मैं सरकारी गाड़ी नहीं यूज़ करता। अब मेरे 6 एयरबैग वाली अच्छी गाड़ी, एसयूवी अच्छी गाड़ी है, वही मैं यूज़ करता हूँ। तो क्या है, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार चॉइस बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी में लगातार बदल होता है। अभी मैं जब था कॉलेज में, तो मैंने स्कूटर ली थी, उसका एवरेज 28 किलोमीटर था पर लीटर। तो मैं गौरव से कहता, मेरी अभी नई स्कूटर है 28 किलोमीटर पर लीटर, अब 80, 85, 90 किलोमीटर तक आया। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ परिस्थितियाँ बदलती है। ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है और हमने लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। Yeah. So, my question is on the ethanol debate. So, you gave a very good explanation in terms of the rationale to do with economics, and also pollution, which are well taken. But there is one question which many riders have, which is that when you said we took the inspiration from the Brazil example. Brazil had a very transparent and methodical planned way of transitioning, wherein they gave a choice to the consumer. Those who had the vehicles which were E20 or E5 compliant, they could go for that, and the others whose vehicles were not compliant and might suffer from E20, they had the option of buying whatever 100% petrol. So in India, many consumers feel, do you think it would be fair, like in India, from April 23 onwards, vehicles which were manufactured, those vehicles are compliant with E20, but those who are using vehicles which were purchased in 2021, 2020, they are not compliant, and therefore those vehicles are suffering. So should those consumers have the choice to have normal petrol as well? Do you think that's a fair expectation? ये ट्रांजिट पीरियड है। ब्राज़ील में इसकी शुरुआत होकर अभी कम से कम 80 साल हुए हैं। हमारे देश में अभी हमने 2001 में पहले शुरुआत की है। ये स्थिति आने के लिए हमको टाइम लगेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमारे ब्राज़ील में 27% करके वो 100% फ्लेक्स इंजन उनके यहाँ है। अभी हमारे यहाँ इंडियन ऑयल ने पहली बार 400 पंप इथेनॉल के खोले। अब हमारे यहाँ कुछ अड़चनें भी आती है। हमारे यहाँ जब 5%, 20% इथेनॉल आया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला कि 20% तक इथेनॉल डालोगे तो 5% GST लगेगा, और 20 से ज़्यादा डालोगे तो 18% लगेगा। फिर मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा कि ये तो ऐसा हो गया। अब उनने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट GST काउंसिल में हम इस पर विचार करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि अभी इंडियन ऑयल ने 400, अभी तक हमके पास इथेनॉल के पंप नहीं। अभी मैं 10 रोड पर हाइड्रोजन का विशेष रूप से ये 10 प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, जिसमें टाटा, वॉल्वो, लेलैंड, इंडियन ऑयल, रिलायंस और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ 10 रोड पर। अब हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन समस्या है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट ये समस्या है,
इसमें काफ़ी काम होना है। तो ये शुरुआत है। दूसरी बात, ये जो कोई भी ट्रायल हम कैसे भी हमारे मन में नहीं लगा देते। अभी ARI ने पुराने गाड़ियों को 1 लाख किलोमीटर टेस्ट किया है कि भाई ये पेट्रोल इथेनॉल डालने में क्या होता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो हर चीज़ हमारे यहाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से ARI जैसी इंस्टीट्यूट से टेस्टिंग करने के बाद फिर सर्टिफाई करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी इंजन बन गए पर पेट्रोल पंप नहीं है। ब्राज़ील में क्या हुआ कि ये सब सेटअप हो गया क्योंकि वो एक्स्टेब्लिश हो गए। हम ट्रांजिट पीरियड में हैं। आप कह रहे ये बात, और एक 8-10 साल में सब बातें सेटल हो जाएगी, तब होगा। तब तक ये ट्रांजिट पीरियड में धीरे धीरे एक एक चीज़ डेवलप होती जाएगी, और जो टेस्टिंग होगा, जो क्वालिटी होगी, जो पोल्यूशन के नॉर्म्स होंगे। अभी यूरो 6 के एमिशन नॉर्म मैंने लाया, और नेचुरली वो हमारे यहाँ वर्ल्ड में यूरो 4 के इथेनॉल के लिए जो ये नॉर्म्स है पोल्यूशन के, एमिशन के, अभी उस पर लोग काम कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब प्रोसेस में हम लोग हैं, और ये पूरे प्रोसेस में सब कंप्लाई करने के बाद फिर हम अल्टीमेटली आएगी। तो प्रोसेस में हम ट्रांजिट पीरियड में होने के कारण धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। Sir, being in Delhi, there is an issue of that 10-year petrol and 15-year diesel registration. And I've heard recently Maharashtra government is also thinking of, Bombay High Court came up for them to discuss and find out what can be the via media be. Not a problem for 10-year, 15-year, but if I see from the customer side, they think that when one-time tax is being collected by the state government, which is 15 years, and they are allowed to drive for 10 years. So one part is obviously environment, they are not against that. But then they feel cheated that why are we charged for 15 years when my vehicle is only moving for 10 years? So if, because that comes, no doubt it's a concurrent subject, not MORTH is not collecting that money. But you helped us out with that BH number series and those working. एक्चुअली क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल लिस्ट है, जो राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट लिस्ट है, और जो दोनों का अधिकार है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। अब इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक निर्णय है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय पर दिल्ली सरकार का कुछ कहना है। जहाँ तक हमारा है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बिल पास किया है, और उसमें 15 साल का पीरियड रखा है। हमारी जो पॉलिसी देश में हुई है वो अलग है, पर इसमें स्टेट गवर्नमेंट और इसमें भी चर्चा हो रही है। मैं ये निश्चित रूप से राज्य सरकार का अधिकार है, पर इसमें क्लैरिटी आए तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। तो अब क्या है कि एक बार हाईएस्ट निर्णय एक तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, या दूसरा भारत सरकार सब राज्य सरकार को मिलकर करेगी। तो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, वहाँ से जो निर्णय होगा उसके अनुसार काम करेंगे। Good evening, sir. My name is Rohit K.A. I am a student pursuing Masters in International Relations. तो my question is that कि अभी India is trying to explore on fossil fuels and trying to find its own way of exporting fossil fuels. तो in your personal opinion आपको क्या लगता है कि जो fossil fuels का जो है वो India will it be able to impact on the global trade as such? क्योंकि अभी fossil fuels का development हो रहा है, तो in future is there a potential that it will impact the global trade as well? देखिए, पहले बात तो हमारा 85% इम्पोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, उसकी कीमत है 22 लाख करोड़। और ये तो सच्चाई है कि हमारे देश में जिस प्रकार के कुछ देशों में गैस और पेट्रोलियम अवेलेबल है, वैसी स्थिति तो नहीं है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमारी इकोनॉमी का में इम्पोर्ट को कम करना है और प्रदूषण को समाप्त करना है। तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे जाना होगा। पर ये इतना जो मैं बात करता हूँ ये बहुत कठिन है, लोग उसको कहते असंभव है, पर मैं ये मानता हूँ ये कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्ट्रिक के बारे में जब ये शुरुआत हुई तो जो लोग मुझे पूछते थे इलेक्ट्रिक की गाड़ी, अब इलेक्ट्रिक बसेस पॉपुलर हो गई, उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही, इलेक्ट्रिक कार पॉपुलर हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर पॉपुलर हो रही, अब छोटे छोटे स्टार्टअप ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाई, अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आई। तो मुझे लगता है ये ट्रांजिट पीरियड है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, फ्यूल में भी बदलाव हो रहा है और बेस्ट जज है कंज्यूमर्स। मैं सरकार करके इतना ही कहूँगा कि इंपोर्ट को बचाना है,
पोल्यूशन को समाप्त करना है और हमारी इंडिजिनस जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उनको इनकरेज करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और जीएसटी राज्य सरकार और भारत सरकार को ज़्यादा मिलना है। तो मुझे लगता है कि हम ये बहुत कठिन है, इसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रोसेस में चलता रहेगा, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। पर जो बातें मैंने बताई है उसके आधार पर हम चलते रहेंगे। तो मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि हम ये उद्दिष्ट रखें कि 10 साल में भी हाइड्रोजन इकोनॉमी बन रही है। हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है और इसलिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हाइड्रोजन में मेरा विश्वास है, बहुत कठिन है वो, मैं उद्दिष्ट के रूप में रख रहा हूँ कि हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला बने। तो देखिए ये एक प्रयास है, आप सबके सहयोग से, सभी स्टेक होल्डर्स की मदद से, राज्य सरकार, भारत सरकार के सहयोग से हम देश में हमारा स्वावलंबन, इंपोर्ट को कम करना, आत्मनिर्भर भारत, रोजगार को निर्माण करना, इकोनॉमी को मजबूत करना और प्रदूषण को समाप्त करना, हम काम करते रहेंगे। एक दिन कोई ना कोई हम इसमें परिणाम निश्चित रूप से लेकर आएंगे, ये दृढ़ विश्वास रखने वालों में से मैं हूँ। Thank you very much. I think, so I think we've had a very wonderful session with Gadkari ji. That's all we have time for in this session of the Hindu Mind. And as I had said, that we have someone who never shies away from speaking his mind. Today I learned that he also knows how to duck a no ball and a white ball and play on. Thank you very much, sir, for your time, and thank you all for being a part of this. मैं क्रिकेट खेलता था तो फास्ट बॉलिंग में आउट स्विंग डालकर वो ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल जाता था, तो मेरी आदत खराब थी, मैं हर बॉल पर रन निकालता था। तो मेरे टीचर मेरे ऊपर नाराज, मैं उस बॉल को बीच में बैट डाल के मैं शॉट मारने की कोशिश करता था और कभी कभी वो कट लग के स्लिप में कैच होता। मुझे टीचर कहते छोड़ दो ना बॉल, क्यों लगाते हो उसको? तो मुझे वो बात याद है। So those of us who follow politics, we've understood that he doesn't want to get caught out in the slips on the wrong one. Thank you very much, sir, for being part of this conversation. Thank you everyone for being a part of this conversation. We hope to have another newsmaker very soon. Until then, keep following the Hindu Mind. Thank you, sir. Thank you.